नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ योर मेंटर नवीन और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल देख डेमो पर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, यदि आप कॉमर्स से जुड़े किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर हैं। हमारे पेड कोर्सेज देख डेमो एप्लीकेशन पर रनिंग है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज़ जाइए और उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल मुकाम दीजिए। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए देख डेमो लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका, जिसमें आपको डेली बेसिस पर कॉमर्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ करवाए जाएंगे। ये वो एमसीक्यूज होंगे जो लास्ट एग्जाम्स में आए हैं या आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस सीरीज को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंश्योरेंस पेमेंट अकाउंट इज ए बीमा भुगतान खाता है। तो दोस्तों देखिए, बीमा भुगतान खाता इंश्योरेंस पेमेंट एक तरह से एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। तो हमने फंडामेंटल रूल्स में भी पढ़ा है कि हम सारे एक्सपेंसेस को टीआर कर चलते हैं। यदि हमसे नेचर पूछा गया है तो हमने ये भी पढ़ा है कि सारे एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट में या नाम मात्र के खाते में रखा जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉमिनल अकाउंट। बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। पुस्तपालन के दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप सभी को पता है कि दोहरा लेखा प्रणाली या डबल अकाउंटिंग सिस्टम को बनाने वाले कौन थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विलियम पिकलिस, क्या वो थे। ऑप्शन बी लुकास पेसियोली, ऑप्शन सी जे.आर. बॉटली बॉय एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आप सभी को पता है कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम को बनाने वाले थे लुकास पेसियोली। जी, आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लुकास पेसियोली। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन of financial character and will be recorded in the books। हिंदी में बात करूं तो निम्न में से कौन सा लेन देन है जो वित्तीय प्रवृत्ति का है, फाइनेंशियल मैटर है, जिसे पुस्तकों में लेखा किया जाना चाहिए। किस तरह की बात हो रही है, ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो फाइनेंशियल है और जिसे बुक्स में रिकॉर्ड हमें करना चाहिए। तो बात करते हैं ऐसे ऑप्शंस की। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मेक प्रॉमिस टू सेंड द गुड्स, माल भेजने का वायदा किया गया है। ऑप्शन बी रिसीविंग एन ऑर्डर टू सेंड द गुड्स, माल भेजने का आदेश आपको मिला है। ऑप्शन सी लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आग से माल नष्ट हो गया है। एंड ऑप्शन डी इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के लिए किसी अभ्यर्थी का साक्षात्कार लिया गया है या इंटरव्यू लिया गया है। तो देखिए, मैंने आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है, ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जो फिनेंशियल मैटर रखता है। तो देखिए, अगर आपने माल भेजने का वायदा किया है तो ये फिनेंशियल मैटर नहीं रखता। अगर आपको माल भेजने का आदेश प्राप्त हुआ है, अगर आपको पेमेंट मिल गई है तो हाँ, ये फिनेंशियल मैटर रखता है। लेकिन अगर आपको पेमेंट नहीं मिली है, यहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। और रोजगार के लिए किसी अभ्यर्थी का साक्षात्कार लेना कहीं भी फाइनेंशियल मैटर में नहीं आता। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि आपका माल आग से नष्ट हो गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण के लेखा मानक 3 का उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तो आप सभी को पता होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है और आपसे पूछा गया है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है, रोकड़ पर नियंत्रण करना, कंट्रोल ऑन द कैश। सेकंड ऑप्शन है, रोकड़ व रोकड़ तुल्य में परिवर्तन की सूचना प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी, रोकड़ प्रवाह विवरण या कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना। ऑप्शन डी, रोकड़ की प्रकृति की जानकारी करना। तो दोस्तों देखिए, हम ना तो स्टेटमेंट को रेडी करते हैं AS3 में, ना ही हमारा ऑब्जेक्टिव रोकड़ पर या कैश पर कंट्रोल करना होता है। तो जब हम इसको कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं तो हम इसके नेचर की तो ऑब्वियस है जानकारी नहीं दे रहे होंगे। तो आपके पास ऑप्शन बी बचता है, रोकड़ व रोकड़ तुल्य में परिवर्तन की सूचना या इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत करना। देखिए, कई बार एमसीक्यूज करते टाइम
आपकी नॉलेज मायने रखती है और कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड भी काम में आती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके ही सॉल्व कीजिए तो बेहतर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है गुड्स वर्थ ऑफ ₹10,000 were distributed as free sample, the journal entry will be 10,000 रुपये के मूल्य का माल है जिसे मुफ्त नमूनों में एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुने, एक तो फ्री सैंपल वर्ड आया है और एक डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्ड आया है, सेल्स वर्ड नहीं आया है, और रुपीज़ की अमाउंट है 10,000। तो आपको पता है कि जब हम कोई भी चीज़ फ्री सैंपल में देते हैं तो वो फ्री सैंपल हमारे परचेजिंग का पार्ट होती है, वो फ्री सैंपल हमारे परचेज का पार्ट होती है। तो जब हम परचेज में से ही फ्री सैंपल के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इट मीन क्लियर दैट कि हम सेल्स तो नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपने परचेज के एक पार्ट को फ्री सैंपल में दे रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी चीज़ फ्री सैंपल में दे रहे हैं तो हम एज एन एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट पर अपना खर्चा कर रहे हैं। आपके ऑप्शंस हैं कि इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ और आप ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर दीजिए। आपका पहला ऑप्शन है सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, ऑप्शन बी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ऑप्शन सी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको इसका आंसर पता होगा। मैंने आपको जैसे बताया कि फ्री सैंपल एज ए परचेज का पार्ट होते हैं और हम इसको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मानकर खर्चा करते हैं। तो हमारा जो एडवर्टीजमेंट या जो फ्री सैंपल पर खर्चा हुआ है वो एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। और ये परचेज का पार्ट था तो परचेज टू में चला जाएगा, टू परचेज अकाउंट। तो हमारा करेक्ट आंसर इस हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि एडवर्टीजमेंट अकाउंट डी आर टू परचेज अकाउंट। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले और छठे प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जो मूल्य ह्रास की सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करती है, ईयर बाय ईयर आफ्टर ईयर, हर साल करती है, बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ। आप बताइए वो अकाउंटिंग की किस अवधारणा या सिद्धांत का प्रयोग कर रही है। मैं प्रश्न फिर से पढ़ देता हूँ। एबीसी लिमिटेड हर वर्ष सीधी ह्रास पद्धति या स्ट्रेट लाइन मेथड का प्रयोग कर रही है। आप बताइए कि वो किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है। आपके ऑप्शन है कंपैरेबिलिटी, तुलनीय विश्लेषण कर रही है, ऑप्शन बी कन्वीनियंस, क्या वो उपयुक्तता पद्धति को अपनाती है, ऑप्शन सी कंसिस्टेंसी, क्या वो सतत अवधारणा को लेकर चलती है, या ऑप्शन डी क्या वो ऑल ऑफ अबव काम कर रहा है इसमें। तो आप सभी को पता है कि जब हम किसी एक अकाउंटिंग मेथड को हर साल यूज कर रहे हैं तो वो हमारी सतत अवधारणा या कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को लेकर चलती है। बहुत खूब, तो बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला और 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज ₹30,000, अगर हमारा एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट 30,000 रुपये है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, 12%, तो आपसे पूछा गया है कैपिटलाइजेशन वैल्यू या कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा। तो अकाउंट्स की स्टडी करते टाइम आपने इतना तो समझा ही होगा कि हमारे पास एक एवरेज प्रॉफिट होता है, एक्चुअल प्रॉफिट होता है और नॉर्मल प्रॉफिट होता है। मैं थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर करता हूँ, आप इतने ऑप्शन को पढ़िए। आपके पास ऑप्शन है 3,60,000, बी ऑप्शन है 2,50,000, ऑप्शन सी इज 3,05,000 और नन ऑफ दिस। आपके पास 3 ऑप्शन है 3,60,000, 2,50,000 और ऑप्शन सी 3,05,000। आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 30,000 रुपये और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक फर्म है ए और एक बिजनेस है बी, दोनों बिजनेस मान लीजिए ए और बी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल ये अपनी 1 लाख रुपए कैपिटल पर 12% नॉर्मली प्रॉफिट कमा लेंगे। तो इस प्रॉफिट को हम बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट एक्चुअल में वो कमाएंगे उसे हम नाम देंगे एक्चुअल प्रॉफिट का। बिल्कुल ये तो कॉमन सेंस की बात है और इसीलिए आपसे पूछा गया है कि अब ये कैपिटलाइजेशन वैल्यू, क्वेश्चन का सीधा सा मतलब ये है
कि कितनी कैपिटल लगाई जाए कि आपको 30,000 रुपये प्रॉफिट मिल जाए। सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो आपको अगर इसका फॉर्मूला नहीं ध्यान तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। फॉर्मूला ये है कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपका एवरेज प्रॉफिट है 30,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन 12%। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी 2,50,000 रुपये। जी हाँ, 2,50,000 रुपये की कैपिटल इन्वेस्ट करने पर आपको साल के अंत में एवरेज प्रॉफिट 30,000 रुपये हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर विच ट्रांजैक्शन। किस प्रकार के लेन देन के लिए डेबिट नोट बनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से ऐसे प्रश्नों को घुमाकर पूछा जाता है। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी फॉर कैश सेल्स ऑफ गुड्स, ऑप्शन सी फॉर परचेज रिटर्न या ऑप्शन डी फॉर सेल्स रिटर्न। यदि आपको प्रश्न का आंसर पता है तो ठीक है, मैं आपको कुछ लॉजिक के साथ ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ ताकि इस कंसेप्ट में आप कभी भी डाउट नहीं रख पाएंगे। तो देखिए, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हमारे पास दो चीज़ें हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि डेबिट नोट किस टाइम आता है और क्रेडिट नोट किस टाइम आता है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मैंने कोई भी माल परचेज किया है, मैंने उस माल को 10,000 रुपये में खरीदा है, मैंने परचेज कर लिया है और मैंने उस पर्सन को पैसा दे दिया है, 10,000 रुपये मैंने उसको पे कर दिए। अब क्या हुआ, उस माल में कोई खराबी थी या माल मुझे किसी भी तरह से पसंद नहीं आया। अब मैं उस माल को क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। मैं मेरी परचेज को क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। अब जब मैं उसका माल वापस रिटर्न कर रहा हूँ तो मेरे पास वापस क्या आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। अब पैसा मुझे कौन देगा, जिससे मैंने माल खरीदा है। तो वो पर्सन मेरे लिए क्या बन गया, वो पर्सन मेरे लिए डेटर बन गया। तो जब वो पर्सन मेरे लिए डेटर बन गया तो मैं उससे वो माल रिटर्न करने के लिए क्या लिखूंगा, एक डेबिट नोट लिखूंगा। तो सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फॉर परचेज रिटर्न। जी हाँ, जब आप परचेज रिटर्न करते हैं तो आप डेबिट नोट लिखते हैं। सेम लाइक दिस, जब आप क्रेडिट नोट की बात करते हैं तो आप देखिए कि आपने किसी पर्सन को माल सेल किया है, आपने सेल की 10,000 की, आपके पास कैश आया या पैसा आया 10,000 रुपीज़, सामने वाले बंदे ने अब आपको माल वापस आ गया आपके पास, तो आपके पास क्या आ गई है, आपके पास सेल्स रिटर्न आ गई है। जब आपके पास सेल रिटर्न आई है तो आप एज ए क्रेडिटर वर्क कर रहे हैं क्योंकि आपको सामने वाले को वापस पैसे देने। तो जब आप क्रेडिटर हैं तो आप कौन सा नोट लिखेंगे, आप क्रेडिट नोट लिखेंगे। जी बिल्कुल, आप इसी लॉजिक के साथ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मैं बशर्ते बताता हूं कि आपका क्वेश्चन कभी भी एग्जाम्स में गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ऐसा कौन सा लेखांकन मानक है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के लिए जाना जाता है। विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव के लिए जाना जाने वाला लेखांकन मानक या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है। आप सभी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े ही होंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 डील करता है चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के साथ। और आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होने जा रहा है 10वां प्रश्न, और आज की सीरीज का 10वां इंपॉर्टेंट और लास्ट प्रश्न। तो पढ़ते हैं हमारे अगले और लास्ट प्रश्न को। आपका लास्ट प्रश्न है कि पूंजीगत व्ययों को यदि आयगत व्यय मान लिया जाए, कैपिटल एक्सपेंसेस को यदि रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया जाए तो रिजल्ट्स क्या होंगे। आपका ऑप्शन है, क्या प्रॉफिट कम हो जाएगा, डिक्रीज इन प्रॉफिट, या प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट होगा, या कोई हिडन रिजर्व क्रिएट होगा, या नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू की तरह ट्रीट करने लग जाएंगे तो हम इन सभी एक्सपेंसेस को P&L अकाउंट में लिखेंगे। और आप सभी को पता है कि जब हम एक्सपेंसेस को P&L अकाउंट में लिखना शुरू करते हैं तो इससे हमारे नेट प्रॉफिट पर असर आता है, और नेट प्रॉफिट खर्चों ज़्यादा होने की वजह से कम होने लग जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। तो आज की इस सीरीज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न
पसंद आए होंगे और आप इसी तरह इन्हीं और प्रश्नों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण और प्रश्न हम आपके लिए लाते रहेंगे। टेक डेमो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी एप्लीकेशन के चैनल को ओपन करें और वहां पर हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा चलाए गए कोर्सेज को जरूर देखें और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल दें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।